हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर के अंदर हम समझने वाले हैं पॉलीहाइड्रोमियोसिस या सिंपल हाइड्रोमियोसिस कह सकते हैं, जो कि जीएनएम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये एक ओबीसी का टॉपिक है, जिसमें पॉलीहाइड्रोमियोसिस सिंपल मीन्स की जो एमनियोटिक फ्लूइड वैल्यूम का बढ़ना, अगर क्वांटिटी यानी जो होल वैल्यूम है अगर इसे मेजर किया जाए तो इसका वैल्यूम 2000 ml से भी ज़्यादा हो जाता है। तो यह कंडीशन पॉलीहाइड्रोमियोसिस कहलाती है। ओके, सो नॉर्मल क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो इसका वैल्यूम होता है वो जब इसका अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाता है यानी कि जो एमनियोटिक फ्लूइड जब बढ़ जाता है तो पॉलीहाइड्रोमियोसिस कहलाता है। लेकिन इसे एग्जैक्ट को मेज़र कर पाना काफ़ी टफ रहता है, लेकिन इसके बजाय ये सेमी क्वांटिटी मेथड्स होते हैं लाइक AFI, SDP, AFI एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, SDP सिंगल डिपेस्ट वर्टिकल पॉकेट, SDP सिंगल डिपेस्ट वर्टिकल पॉकेट, और जो था एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स एंड सिंपल डिपेस्ट वर्टिकल पॉकेट, जो कि अल्ट्रासोनोग्राफी के जरिए की जाती है और एमनियोटिक फ्लूइड को मेजर करते हैं। सो जैसा कि मैंने बताया कि जो AFI की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 5 से 25 सेंटीमीटर होती है, लेकिन अगर ये वैल्यूम 25 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये पॉलीहाइड्रोमियोसिस कंडीशन कहलाती है। एंड उसी तरीके से SDP कहलाती है। इसमें क्या होता है, जब SDP सिंगल डिपेस्ट वर्टिकल पॉकेट का जब नॉर्मल वैल्यूम जो होती है वो 2 से 8 सेंटीमीटर होती है, और उसमें भी अगर 8 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा अगर वैल्यूम मिलता है तो उसे पॉलीहाइड्रोमियोसिस कंडीशन कंसीडर की जाती है। यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन इट्स डिग्री यानी कि टाइप ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, जिसमें क्या होता है यानी कि AFI की वैल्यू या SDP की वैल्यू कितनी ज़्यादा इंक्रीज हुई है उसके बेसिस पर इसे 3 में कैटेगराइज किया गया। फर्स्ट वन इज़ अ माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। सो माइल्ड हाइड्रोमियोसिस, जिसके अंदर AFI की जो वैल्यूम होती है वो 25 से 30 सेंटीमीटर हो जाती है। मॉडरेट मीन्स 30 से लेके 35 सेंटीमीटर। एंड सीवियर कंडीशन तब कहलाती है जब इसमें FI की जो वैल्यूम होती है वो 35 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है वो माइल्ड टाइप ऑफ हाइड्रोमियोसिस होता है, जिसमें AFI की जो वैल्यूम 25 से 35 सेंटीमीटर होती है। नाउ अगर इसे हम कॉन्सेप्ट टाइप ऑन बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर डिवाइड करें तो ये कंडीशन कब अपेयर होती है, मीन्स कॉन्सेप्ट का मीन्स होता है कि कब अपेयर होती है, कब दिखना चालू होता है, तो इसके बेसिस पर भी इसे 2 में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ अ अक्यूट, सेकेंड वन इज़ अ क्रॉनिक। अक्यूट मीन्स होता है शॉर्ट टर्म, क्रॉनिक मीन्स होता है लॉन्ग टर्म। अक्यूट होता है वो रेयर होता है, क्रॉनिक होता है ये कॉमन होता है। अक्यूट में क्या होता है, सडन टेक अ फ्यू डेज टू, मतलब क्या होता है अक्यूट को दिखने में सडनली दिखता है या फिर टेक अ फ्यू डेज लगते हैं, और जो क्रॉनिक होता है ये ग्रेजुअल टेक अ फ्यू वीक्स, इसको दिखने में फ्यू वीक हो जाते हैं। और ये इसमें से दोनों में एक कॉमन जो होता है वो क्रॉनिक हो जाता है, क्योंकि पॉलीहाइड्रोमियोसिस ये अपेयर होता है, धीरे धीरे दिखना स्टार्ट होता है। सो फ्यू वीक हो जाते हैं उसे दिखने में। अब अगर इसकी इटियोलॉजी यानी कि कॉजेज़ की बात करें, मतलब कि किन कारणों की वजह से हो रहा है यानी 40 से लेके 50% कंडीशन के आधार के अंदर रीजन जो होता है वो एग्जैक्ट कॉज का पता नहीं चल पाता। मीन्स कि जो इडियोपैथिक होता है, मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है वो इडियोपैथिक है, बट देयर आर अ मेनी कंट्रीब्यूटर फैक्टर्स जो फीटस के कारण भी हो सकता है और मदर के कारण भी हो सकता है। दोनों कॉम्बिनेशन एज वेल एज द सिंगल रीजन के कारण भी हो सकता है पॉलीहाइड्रोमियोसिस हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि जो एमनियोटिक फ्लूइड जो वो है हर 3 घंटे के अंदर रेगुलेट होता है, क्योंकि इसमें जो होता है लगातार ऑब्जर्वेशन भी होता है, उसी के साथ जो में फ्लूइड का प्रोडक्शन भी होता है। सेकेंड वन इज अ फीटल फैक्टर, मीन्स कि होता है यानी कि जो डिफेक्ट्स होते हैं वो बाई बर्थ होते हैं, फीटल फैक्टर्स होता है। जब फीटल का डेवलपमेंट हो रहा होता है तभी ये फैक्टर की वजह से ये जो होता है पॉलीहाइड्रोमियोसिस हो रहा होता है। फर्स्ट वन इज द एनासिफेलिस। एनासिफेलिस मीन्स क्या होता है, ब्रेन का पार्ट प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता है बाई बर्थ, जन्म के साथ ही, यानी जो ब्रेन एज वेल एज स्कल जो पार्ट होता है वो उसका प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता है। ब्रेन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो होल पार्ट जो होता है बॉडी को मैनेज करता है। जो मैनेजेस होती है वो एक्सपोज है, जिसके कारण जो फ्लूइड है वो अमनियोटिक फ्लूइड में आकर मिल जाता है। इसी की तरह होता है सेकेंड वन इज अ
ओपन स्पाइना बायोफिडा। इसमें क्या होता है, स्पाइना बायोफिडा में भी जो मेनिंजेस मेम्ब्रेन होती है वो फ्लूइड में मिल जाती है, ये भी ओपन होती है, और इसमें जो CSF फ्लूइड होता है वो आकर जो होता है एमनियोटिक फ्लूइड में बढ़ जाता है, और एमनियोटिक फ्लूइड का जो कंसंट्रेशन होता है वो बढ़ जाता है। और थर्ड वन इज अ क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट जिसमें डिवीजन होता है लिप्स एंड एज वेल एज अ पैलेट के अंदर, जिसके कारण जो होता है वो बच्चा होता है वो सॉलो नहीं कर पाता है फ्लूइड को। एंड फोर्थ वन इज अ इसोफेगल और ड्यूडेनल अर्टर्सिया। इसमें भी प्रॉपरली सॉलो नहीं हो पाता है, बिकॉज यहाँ पे जो इसोफेगस है वो फीटस की ओर जो डायरेक्ट पार्ट होता है, ड्यूडेनम पार्ट होता है वो आता है, कम्प्लीटली एब्सेंट होता है, या सॉलोविंग प्रॉपर्टी तो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाती है। फ्लूइड जो होता है वो मेजरली ऑब्जर्व जो होता है ऑब्जर्व नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो एमनियोटिक सेट में ही रह जाता है। एंड ई जो होता है रिसेस आई इज इम्यूनाइजेशन, मीन्स कि जो RH आइसो इम्यूनाइजेशन होता है, यानी RH निगेटिव वुमेन है तो उस इसके कंडीशन में क्या होता है, जो कि जो फीटल होता है, फीटस की जो सेल्स होती हैं वो ब्लड सेल्स में जो मदर के अंदर इंटर करती हैं, तो जो होता है मैटरनल सर्कुलेशन में तो मदर उसकी अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना लेती हैं, और वो एंटीबॉडीज़ फीटल सर्कुलेशन में जब इंटर करती है तो वो फीटल की जो RBCs को क्या करती हैं, ब्रेक डाउन करती हैं, और RBC जिसके कारण RBC का डिस्ट्रॉय होने लगता है, एंड बॉडी बिकॉज एनीमिक होने लगता है, और एनीमिया के कारण प्लेसेंटा जो होता है उसमें भी फ्लूइड का वैल्यूम बढ़ने लगता है। फीटल इन्फेक्शन भी हो सकता है, मे बी रूबेला सेफेलिस। जब ये फीटल इन्फेक्शन हो सकता है रूबेला एंड सेफेलिस। एंड मैटरनल फैक्टर, ये जो होता है फीटल इन्फेक्शन ये मदर के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू बेबी में ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर मदर को जो जैसे ये इन्फेक्शन हुआ है तो वो बेबी को हो जाता है। एंड थर्ड वन इज़ द मैटरनल फैक्टर, जिसमें हम इसके मैटरनल फैक्टर में जैसे मल्टीपल प्रेगनेंसी, अगर अगर वुमेन के अंदर मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो मतलब उसने एक से के बाद 2 3 4 ऐसे कई प्रेगनेंसी कंसीव करके रखी है, मतलब जितने ज़्यादा फिटस होंगे उतना ही ज़्यादा पॉलीयूरिया, मोर यूरिया मीन्स मोर एमनियोटिक फ्लूइड, बिकॉज यूरिया जो होता है वो भी यूरिन जो होता है वो मेजरली एमनियोटिक फ्लूइड में कंट्रीब्यूट करता है। बट जो होता है सेकेंड वन इज अ कार्डियक और रेनल टिश्यू। कार्डियक और रेनल टिश्यू में यहाँ पर हाइपरप्लेजिक होते हैं, ताकि जो फीटस होता है उसको ऑक्सीजन की डिमांड को फिलफिल कर सके, लेकिन इनकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो नंबर बहुत ज़्यादा तो नंबर्स होती बहुत ज़्यादा होती हैं, तो मोर ट्रांसम्यूट होगा फ्लूइड, जो बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा तो थ्रू द ब्लड वेसल्स, एंड इंटर करेगा जो होता है इंटर करता है कि अंदर कंसीडर की जाती है। तो यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन इट्स डिग्री, ये मतलब क्या होता है, ये सेल के अंदर जो कि एमनियोटिक फ्लूइड के कंट्रीब्यूट करता है और इसके अमाउंट को क्या करता है, बढ़ा देता है। अगर डायबिटीज़ है मदर को, जितना ज़्यादा ग्लूकोज मदर के अंदर होगा पर प्रेजेंट होगा उतना ही ट्रांसफ़र होगा फीटस में, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया दिखाई देगा, ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा होगा अमाउंट में, यूरिया का प्रोडक्शन करेगा, यूरिन का प्रोडक्शन करेंगे, एंड दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ मोर एमनियोटिक फ्लूइड। एंड TTS मीन ट्विन ट्विन ट्रांसफर सिंड्रोम, मीन्स क्या होता है, इसमें फीटल्स तो होते हैं, फीटल दो होते हैं, पर जो होता है प्लासेंटा होता है वो एक ही होता है, जो एक ही प्लासेंटा से दोनों बेबीज़ को न्यूट्रिशन जो होता है प्रोवाइड होता है। यानी कि मीन्स ट्विन ट्विन ट्रांसफर सिंड्रोम में क्या होता है, एक ही फीटल में दो बेबी जो होता है सॉरी एक ही प्लासेंटा में दो बेबी सरवाइव करते हैं, और उसी से दोनों को न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड होता है, ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन सारा सब कुछ उसी से एक ही प्लासेंटा के थ्रू बेबी को मिलता है। फोर्थ वन इज अ प्लासेंटा क्रोयोनिया क्रोयोनिया इंजाइमा, कोरियन एंजाइमा, मीन्स यानी ये जो बिनाइन ट्यूमर होता है और प्लासेंटा बिनाइन ट्यूमर है, यानी जो होता है अगेन जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें हाइपरप्लेजिक और होगा, मोर फ्लूइड ट्रांसफ़र होगा देन द सेक, जिसके कारण जो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और इसके अगर साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो इसमें जो एब्डोमिनल गर्थ होगा वो बढ़ जाता है, इज़ मोर। एंड इसका सेकेंड वर्ड होगा कि फंडल जो हाइट होगा इज़ मोर देन द वीक ऑफ gestation. थर्ड वन इज अ dyspnea. फोर्थ इज
पाल्पिटेशन एंड फिफ्थ है एडिमा। एडिमा मतलब जो है एडिमा ज़्यादातर वो इन द लेग्स में ज़्यादा दिखाई देता है। हेमरॉइड भी प्रेजेंट होगा। अनस्टेबल माल प्रेजेंटेशन भी प्रेजेंट हो सकता है, लाइक ब्रीच प्रेजेंटेशन हो गया, और ब्रीच प्रेजेंट शोल्डर प्रेजेंटेशन हो गया, ये सब माल प्रेजेंटेशन होते हैं। फीटल पार्ट नॉट डिफाइंड, जो होता है डिफाइंड नहीं कर पाएंगे उसका, जब जो होता है ऑब्जर्व करेंगे तो वो जो इसका फीटल पार्ट होगा वो डिफाइंड नहीं हो पाएगा। एंड FHS नॉट अस्कल्टेटेड बाय दिस थ्रोस्कोप। जब हम इसके हार्ट को सुनना चाहेंगे, हार्ट साउंड मतलब जो बेफीटल हार्ट साउंड मतलब FHS का मीन्स होता है फीटल हार्ट साउंड। तो उसको सुनेंगे तो वो एब्सेंट होगा, सुनाई नहीं देगा। ग्लोबल स्यूट्रस होगा, स्किन टेंसी साइनी और लार्ज स्ट्रेच होगा। अब इसके डायग्नोसिस, इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो है अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू ही हम AFI जो होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो होता है वो नॉर्मल से भी मोर देन हो रहा था, 5 जो था 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो रहा है, तो हम अल्ट्रासोनोग्राफी के जरिए एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स में जो था इसका टेस्ट करेंगे और पता कर सकते हैं। इसका डायग्नोसिस हो गया। SDP सिंगल डिप्रेस्ड वर्टिकल पॉकेट का भी हम टेस्ट करेंगे, उससे भी हमको पता चल जाएगा। अगर मोर देन 8 से मोर देन सेंटीमीटर होगा अगर एमनियोटिक फ्लूइड, तभी उसको पॉलीहाइड्रोमेसिस है प्रेजेंट होगा। ये कंजेनिटल डिफेक्ट की वजह, प्रेजेंटेशन की वजह से होता। इसमें हम ब्लड टेस्ट भी कर रहे थे, क्योंकि अगर इसके कॉजेस में देखा था मैंने कि डायबिटीज़ हो रहा था पेशेंट को, तो ब्लड टेस्ट करेंगे कि कितना ग्लूकोज का लेवल है, कितना ब्लड में प्रेजेंट है। ABO एंड ये भी कॉजेस में देखा गया है। तो जो RH ग्रुपिंग है वो निगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये भी देखा जाएगा। एमनियोसिंथेसिस में इसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो रहा था, जैसे एनासेफेलिस हो गया, ओपन स्पाइनो बायोफीडर भी प्रेजेंट हो रहा था। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो रहे हैं, कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स एंड सेकेंड वर्ज प्री टर्म लेबर हो सकता है, एक्सीडेंटल हैमरेज हो सकता है, यूट्रिन इंटायर्ड हो सकती है, पोस्टमार्टम हैमरेज एंड शॉक में भी जा सकता है पेशेंट, कॉर्ड प्लैप्स हो सकता है, फीटल डेथ एंड कंजेनाइटल बाई बर्थ डिफेक्ट हो सकता है। अब इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं कि जो होता है अगर इसको पॉलीहाइड्रोमियोसिस है तो इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? ईयरली डिटेक्टेड एंड कंट्रोल इन केस ऑफ डायबिटीज़। इस कंडीशन को मैनेज किया जा सकता है अगर इसे जो होता है कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे, एज वेल एज कितना वीक और जेस्टेशनल हुआ है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अगर माइल्ड मॉडरेट सीवियर है उसके अकॉर्डिंग हम इसको जो मैनेज कर सकते हैं। एंड डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। टर्मिनेट इन अर्ली प्रेगनेंसी, अगर जैसे कि देखा गया था कि सेफेलिस और रूबेला जैसे जो होता है इन्फेक्शन मदर के अंदर प्रेजेंट है, तो उनको जो होता है टर्मिनेट करने के बोलेंगे, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट की, कि अभी आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती हैं क्योंकि आप में जो होता है रूबेला और सेफेलिस जैसे इन्फेक्शन प्रेजेंट है, जो कि आपके थ्रू बेबी में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो ऐसा भी हम इसको भी ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं। एंड माइल्ड हाइड्रोमियोसिस, पॉलीहाइड्रोमियोसिस था, अगर माइल्ड टाइप ऑफ पॉलीहाइड्रोमियोसिस प्रेजेंट है तो उनको बोलेंगे कि बेड रेस्ट करें, लिमिटेड द एक्टिविटीज़ करें। एंड सीवियर पॉलीहाइड्रोमियोसिस प्रेजेंट है तो कलेक्ट ब्लड टेस्ट फॉर ABO, हम ब्लड टेस्ट को उसका टेस्ट करेंगे क्योंकि ग्लूकोज का लेवल भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि डायबिटीज़ भी प्रेजेंट था। एंड RH ग्रुपिंग देखेंगे, टारगेट USG के थ्रू हम USG के थ्रू जो होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स एंड SDP सिंगल डिप्रेस्ड वर्टिकल पॉकेट का भी हम उसको भी अमाउंट को देखते रहेंगे, बार बार मतलब चेक करते रहेंगे कितना ज़्यादा अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो रहा, सीवियर को प्रिवेंट करने के लिए हम ये सब मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।